सोचिए एक सुबह नेपाल में लाखों लोग सोकर उठें और देखें कि उनकी पूरी डिजिटल दुनिया ही गायब हो गई है। रातों रात उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स बंद हो चुकी हैं, जिससे बातचीत, कारोबार और जानकारी तक पहुंचना सब कुछ ठप हो गया। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ और है। चलिए इसी पूरी कहानी को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी के लिए एक सुबह ऐसी हो कि उसका फेसबुक ना चले, व्हाट्सएप पर मैसेज ना जाएं और यूट्यूब भी बंद हो जाए। नेपाल में लाखों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, ये एक हकीकत थी, एक चौंकाने वाली हकीकत। और इसका जो स्केल था वो वाकई हैरान करने वाला है। ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी ऐप्स नहीं थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिस्ट बहुत लंबी है। कुल 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बंद कर दिया गया। इससे रोजमर्रा की बातचीत से लेकर ग्लोबल बिजनेस तक सब पर असर पड़ा। ये किसी झटके से कम नहीं था। शुक्रवार की सुबह होते होते एक एक करके जाने पहचाने प्लेटफॉर्म्स ने काम करना बंद कर दिया। फेसबुक लोड नहीं हो रहा था, व्हाट्सएप मैसेज सिंगल टिक पर अटके हुए थे। और ये कोई टेक्निकल गड़बड़ नहीं थी, नहीं, ये एक सरकारी फरमान का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा किया क्यों? उनकी कहानी क्या है? चलिए सरकार के पक्ष को समझते हैं। अब ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि सरकार का ये कदम एकदम अचानक से नहीं लिया गया। नवंबर 2023 से ही चेतावनियां दी जा रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इन प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय अधिकारियों के साथ रजिस्टर करने के लिए कई मौके दिए गए। लेकिन जब 4 सितंबर की डेडलाइन भी निकल गई, तब जाकर सरकार ने ये कदम उठाया। और इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री का सीधा बयान आया, जिसमें इस बैन को राष्ट्रीय कानून और देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम बताया गया। तो इस पूरे मामले की जड़ में है ये नया कानूनी ढांचा। सरकार की रजिस्ट्रेशन की मांग का आधार यही है। लेकिन इसी कानून में कुछ ऐसी शर्तें थीं जो इन बड़ी टेक कंपनियों के लिए कह सकते हैं एक बड़ी चिंता बन गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक ऐसी कहानी जो इशारा करती है कि ये बैन सिर्फ कानूनी कागजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा था। और यहीं पर कहानी के दो अलग अलग वर्जन सामने आते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि एक सिंपल रेगुलेटरी एक्शन था, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये सरकारी कंट्रोल बढ़ाने की एक सोची समझी चाल थी। आलोचक सोशल मीडिया एक्ट के इसी खास क्लॉज की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि यही असली वजह थी कि कंपनियां रजिस्टर करने से पीछे हट रही थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें यूजर्स का प्राइवेट डेटा सरकार को देना पड़ सकता है। और यहीं पर मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोशल मीडिया एक्ट का हवाला सरकार दे रही है वो तो अभी तक संसद से पास ही नहीं हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर कौन सा कानून लागू किया जा रहा है। खैर, कानूनी बहस तो अपनी जगह है, लेकिन इस डिजिटल ब्लैकआउट का असर वो जमीन पर तुरंत और बहुत गहरा देखने को मिला। दीपा गुरुंग जैसे हजारों छोटे कारोबारियों के लिए ये बैन एक तबाही की तरह था। उनका पूरा कारोबार ऑनलाइन ही चलता था। उनकी कहानी इस फैसले के मानवीय पहलू को सामने लाती है। और ये जो आर्थिक नुकसान था, ये बहुत बड़े पैमाने पर था। ये सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक ही नहीं रुका। इसने छोटे बिजनेस, टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनियों, मतलब नेपाल की अर्थव्यवस्था के हर जरूरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इसका अंदाजा लगाने के लिए एक पिछला आंकड़ा देखते हैं। पिछली बार जब सिर्फ टिकटॉक बैन हुआ था, तब का ये चौंकाने वाला नंबर हमें बताता है कि अभी का जो इतना बड़ा ब्लैकआउट है उसका वित्तीय नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से दुनिया भर में एक गलत सिग्नल जाता है, एक अनिश्चितता का संकेत। इससे नेपाल में विदेशी निवेश पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, इसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया और सड़कों पर एक जबरदस्त विरोध को जन्म दिया। सोचिए, परिवार अपने उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे जो विदेश में काम करते हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक गई, फ्रीलांसरों के क्लाइंट्स चले गए, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल थे, जो भूकंप जैसी आपदाओं के समय काम आते थे, वो भी बंद हो गए। तो इसके जवाब में क्या हुआ? लोगों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। बैन से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। रातों रात वीपीएन फॉर नेपाल की गूगल सर्च 400% से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हाँ, ये तरीके भी हर किसी की पहुंच में नहीं थे, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में।
तो जो विरोध डिजिटल दुनिया में चल रहा था वो जल्द ही सड़कों पर आ गया। हजारों युवा, खासकर जेन ज़ी, सड़कों पर उतर आए और इसके बाद पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुईं। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे एक राजनीतिक हथियार बताया। उनका कहना था कि ये बैन लोगों की आवाज़ और सरकार की आलोचना को दबाने के लिए ही लगाया गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ नेपाल का नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया इसी से जूझ रही है। डिजिटल दुनिया को रेगुलेट करने और लोगों की बुनियादी आज़ादी को छीनने के बीच की वो बारीक लाइन आखिर है कहाँ?